चलिए, तो परिस्थितियां अनुकूल नहीं है हमारी, है ना, लेकिन फिर भी विपरीत परिस्थितियों में है लग रहा है ना भाई, सबको लग रहा है भाई, है ना। अच्छा, अच्छा उसको ऐसा करते निकाल देते वहां से, 10-10 मिनट हर कॉर्नर पे खड़कवा है, थोड़ा थोड़ा सभी जगह पे होगा तो ठीक लगेगा, है ना। लेकिन अगर उसी उसी पिच पे बाकी फैन सब भी रहता ना, वो तो हल्ला नहीं करता है उतना। अजय जी, इसको भी वो सब नहीं हो सकता है कुछ कि हल्ला कम करे, है ना 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 मत करो, हम ही को दिक्कत होगा, वो और इरिटेट करेगा वो, है ना। वो चालू होगा तो गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे, हल्ला बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए आइए, तो बजट बजट हो गया था। अभी बजट में बहुत सब थोड़ा सबके नहीं मालूम होगा ना, अभी पूछेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। अभी बजट में बहुत सारा बात है, ठीक है। चलिए, अभी तो केवल बजट के बारे में कुछ कुछ बात किए थे कि बजट का इतिहास क्या है ना, ब्रीफ हिस्ट्री उसका बात किए थे। अच्छा, कुछ नए लोग भी हैं क्या आज क्लास में? आप हैं? अच्छा, नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? क्या सुप्रिया? एकेडमिक क्वालिफिकेशन बीए पार्ट 2 में है। क्या है ऑनर्स पेपर? इंग्लिश ऑनर्स है। यूनिवर्सिटी कौन सी? बिहार यूनिवर्सिटी है, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी विजिटेड। चंद्रशेखर ऐतिहासिक नाम है, है? अच्छा, और एकेडमिक क्वालिफिकेशन? ओह वाह, बहुत। और ऐतिहासिक काम भी आप कर रहे हैं। और ये हंसने की बात, ये सबसे अच्छी बात है कि 12 पास आउट होने के बाद ही आप सिविल सर्विस के बारे में सोच रहे हैं और इस क्लास तक यहाँ तक पहुँचे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जनरली ग्रेजुएट होने के बाद लोगों को पता नहीं रहता है क्या करना है ना। 3 साल ग्रेजुएशन में जो लोग बर्बाद कर देते हैं, उनको ग्रेजुएशन करने के बाद जब पीजी में जाते हैं तब पता चलता है कि करना क्या है, ठीक है। और ये नया ट्रेंड है, बदल रहा है, और ये बहुत अच्छा चीज़ है कि 12 पास आउट होते हैं स्टूडेंट इसके बारे में सोच रहे हैं। सिविल सर्विस के तैयारी करने का सबसे आइडियल समय होता है 12 पास होने के बाद, कि एक तरफ 3 साल आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई करें और साथ में सिविल सर्विस की तैयारी भी करते रहें, ठीक है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस क्वालिफाई करने वाले लोग जो इंडिया में हैं वो 12% हैं। 100 में से 12 लोग रहते हैं जो पहली दफा पहले ही प्रयास में यूपीएससी क्लियर कर जाते हैं। और ये 12 लोग वो हैं जो 12 पास आउट होते ही तैयारी शुरू कर देते हैं। 3 साल ग्रेजुएशन की जब पढ़ाई करते हैं तो उसके साथ साथ तैयारी करते हैं, उसमें उनके पास टाइम भी रहता है और उस दोनों चीज़ को मैनेज करते हैं। और उसके बाद जब वो ग्रेजुएट होते हैं तो उनके पास एग्जाम में बैठने का मौका होता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि 22-23 साल के उम्र में ही ऑफिसर बन जाते हैं, ओनली 22-23 ईयर ओल्ड में, है ना। 22-23 साल में ऑफिसर बनने का, वो भी यूपीएससी क्वालिफाई करने का एक सबसे बड़ा फायदा रिटायरमेंट के टाइम पे होता है, क्योंकि आप सबसे बड़े पोस्ट से रिटायर करते हैं। जितना पहले सिलेक्शन होगा, केवल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप कितना पहले सिलेक्शन ले लेते हैं। जितना जल्दी सिलेक्शन लेंगे, रिटायरमेंट उतना बड़ा पोस्ट से होगा। जितना लेट से सिलेक्शन लेंगे, रिटायरमेंट उतना छोटा पोस्ट से होगा। तो छोटा पोस्ट से रिटायरमेंट का मतलब भी ये हुआ कि सैलरी भी कम रहेगी और पेंशन भी कम मिलेगा। जितना बड़ा पोस्ट से रिटायर करेंगे, सैलरी भी ज़्यादा होगी और पेंशन भी ज़्यादा मिलेगा, मतलब कि बुढ़ापा भी सुरक्षित रहेगा, है ना, सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए टाइम पर तैयारी शुरू कर देना वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। और हम लोग के सोसाइटी के अंदर में तो 12 पास के बाद से ये सब चीज़ बात करने पर ही लोग डांट देते हैं, है ना,
इवन ग्रेजुएशन वालों को लोग डांट देते, कहते कि भाई पहले कुछ छोटा मोटा जॉब कर लो, उसके बाद सिविल सर्विस के बारे में सोचना, है ना, क्योंकि वहाँ पे अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है। तो अनिश्चितता कहाँ नहीं है, सब जगह अनिश्चितता है ना, एवरीवेयर। खैर, तो चलिए आज ये हम लोग टॉपिक कर रहे हैं, मैं आपका पॉलिटी का सेक्शन लूंगा, ठीक है ना। जो भी लोग नए हैं समझ लीजिए, ठीक है। पॉलिटी मतलब क्या होता है, राज्य व्यवस्था, राज्य कैसे चलता है ना, सिस्टम कैसे वर्क करता है उसके बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है बजट। तो बजट से सब लोग परिचित होंगे, बजट सुनते भी होंगे। भारत सरकार प्रत्येक साल बजट लाती है, फरवरी के 1 फरवरी को ही, पहले आता था फरवरी के अंतिम वीक में, है ना, लास्ट वीक में आता था 28 फरवरी को, अब आता है 1 फरवरी को बजट, है ना। तो बजट के संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं कि सरकार बजट लाती है, तो संविधान में बजट के संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो वही जानना है। तो मैं एक बार ब्रीफ करता हूं, और किसी को कोई दिक्कत होगा, आप लोग न्यू हैं, अगर कहीं कोई दिक्कत हो, समझने में असुविधा हो, पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, कि सर ये बात मुझे समझ में नहीं आई। वैसे मैं इंश्योर करता हूं कि कोई खास दिक्कत होगी नहीं। अब जो बजट है, तो ये मैंने बताया था आप लोगों को, समझ लीजिए, एक प्रकार से रिकैप है कि बजट, ये एक्चुअल में हम लोग बजट कहते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन बगट होता है, बगट, है ना। और यह जो वर्ड है, ये फ्रांस का वर्ड है। कहां का वर्ड है, फ्रांस का, ठीक है। बजट वर्ड जो है ये फ्रांस का वर्ड है, और इस वर्ड का अर्थ होता है चमड़े का थैला, है ना, चमड़े का थैला, ठीक है। फ्रांस में इसका अर्थ है चमड़े का थैला, ठीक है। तो चमड़े का थैला जो ये है, तो बजट सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में कहां पेश किया गया था, तो फ्रांस में पेश किया गया था, ठीक है। पहली बार कहां पेश किया गया था, फ्रांस में पेश किया गया था। और फ्रांस में जो पहली दफा बजट पेश किया गया, तो पेश करने वाले व्यक्ति का नाम था कोलबर्ट, ठीक है। जिसने पेश किया पहली बार बजट, उसका नाम क्या था, कोलबर्ट। और कोलबर्ट क्या था, उस समय फ्रांस का वित्त मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, ठीक है। फ्रांस का क्या था, वित्त मंत्री था। और तो राजा कौन था उस समय, तो राजा था लुई 14, ठीक है। लुई 14वां राजा था फ्रांस का, ठीक है। फ्रांस का राजा कौन था, लुई 14वां। और लुई 14वां का वित्त मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर था कौन, कोलबर्ट। तो कोलबर्ट ने ही सबसे पहले बजट पेश किया, ठीक है। बजट होता क्या है, बजट क्या होता है, हाँ, एक वित्तीय वर्ष के अंदर कुल आय और कुल व्यय का ब्यौरा होता है। लिख लेंगे इसको नोट करके कि एक वित्तीय वर्ष के अंदर, अंडर द वन फाइनेंशियल ईयर, या ए फाइनेंशियल ईयर, अंडर द फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष के अंदर सरकार की कुल आय और सरकार की कुल व्यय, टोटल इनकम ऑफ गवर्नमेंट एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की कुल आय और सरकार की कुल व्यय का ब्यौरा होता है, का ब्यौरा होता है, ठीक है। टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। पूरा का पूरा विश्लेषण होता है, ब्यौरा होता है कि सरकार के पास पैसा एक साल में कितना आ रहा है और कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है। और साथ साथ सरकार यह भी बताती है उसमें कि पैसा आ कहां से रहा है और पैसा जा कहां पे रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं, बजट क्या होता है, एक वित्तीय वर्ष के अंदर सरकार के द्वारा प्राप्त किया गया कुल आय और सरकार के द्वारा किया गया व्यय, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर का क्या होता है,
वो डिस्क्रिप्शन होता है, उसका वो व्याख्या होता है, ठीक है। और एक वित्तीय वर्ष, ध्यान रखेंगे ये जरूर मेंशन करना है कि अंडर द ए फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना, एक वित्तीय वर्ष के अंदर। तो भारत सरकार का जो वित्तीय वर्ष है वो क्या है जी, 1 अप्रैल से 31 मार्च, है ना, ये लिख लेंगे 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यही एक साल है, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च यही सरकार का जो है वो क्या है, वित्तीय वर्ष है, ठीक है। यही क्या है, सरकार का वित्तीय वर्ष है, ओके। 1 अप्रैल से 31 मार्च। और जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको कि आरबीआई का भी वित्तीय वर्ष यही हो गया है, ठीक है, यही मतलब बदल गया है। और अब जो है सो आरबीआई का भी यही हो गया है। कब से हो गया है, 2021 से, गुड, ठीक है। पहले क्या था आरबीआई का वित्तीय वर्ष, 1 जुलाई से 30 जून, ठीक है। तो इस चीज को यहां पे आपको ध्यान रखना है, ओके। अब देखिए, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है सो वो भारत सरकार का वित्तीय वर्ष है। अब देखिए, मैंने ऐसा कि आपको बताया था पिछले क्लास में कि बजट ये शब्द तो फ्रांस का है, लेकिन इसका अब मीनिंग ये निकल गया है कि भाई एक साल का मतलब जो ब्यौरा होगा धन का आने का और खर्चा होने का वो इसमें रखा जाएगा, ठीक है। और इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। ये इसलिए इसको कहा गया बजट फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस का जो वित्त मंत्री था कोलबर्ट, जब उसने बजट से संबंधित डाटा रखा तो उसको वो लेदर बैग में लेकर के गया था, है ना, यानी कि चमड़े के थैला में लेकर गया था, चमड़ा के बैग में लेकर के गया था, ठीक है। तो इसीलिए ये कहा गया। तो ये परंपरा विकसित हो गई कि विश्व के किसी भी देश में जहां कहीं भी जो बजट पेश किया जाता था लेदर बैग में ही पेश किया जाता था। हम लोग के यहाँ भी वही परंपरा थी, है ना। आप पहले के वित्त मंत्रियों का इमेज अगर देखिएगा खोल करके गूगल से, तो आप की बजट पेश करते हुए आप अरुण जेटली साहब को देख लीजिएगा, या उससे पहले आप प्रणब मुखर्जी भी वित्त मंत्री कुछ दिन तक रहे थे जब कांग्रेस की सरकार थी, तब जब वो राष्ट्रपति नहीं बने थे तब पी चिदम्बरम रहे थे कुछ समय तक। तो इन लोगों का आप खोल करके देखेंगे, यशवंत सिन्हा जो थे वो रहे थे, जो अभी राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे, यशवंत सिन्हा जो चुनाव हार गए। अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे 99 से 2004, तब यशवंत सिन्हा ही देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो ऐसे वित्त मंत्रियों को अगर आप देखेंगे तो आप सबके हाथ में आपको दिखेगा लेदर बैग, ठीक है। तो ये परंपरा विकसित हो गई कि जो भी पेश करेंगे वो कैसे करेंगे, लेदर बैग में पेश करेंगे, ठीक है। यह परंपरा जो है सो विकसित हो गई। और लेकिन अभी जो हमारे देश में क्या है, आप लगभग हर जगह पे चीजें कुछ बदल रही हैं, क्योंकि अब क्या होगा है, तो अब टेक्नोलॉजी आ गई है और अब जो है सो डॉक्यूमेंट्स को लोग रखते नहीं, अब तो सारा काम ऑनलाइन हो रहा है ना। तो अब बजट भी जो है वो ऑनलाइन ही पेश होता है। मतलब ऑनलाइन कहने का मतलब ये है कि वो ई बजट होता है ना, कि सारे लोग जो भी पार्लियामेंट्रियन होते हैं उनके सामने डेस्क पर सिस्टम लगा हुआ है, उनको आ गया वहां पर, यानी कि पेपरलेस बजट, है ना, कि पेपर का कोई काम ही नहीं है, तो डॉक्यूमेंट वैसे रखने की जरूरत नहीं है ना। वैसे ही वो अपना टैब लेती हैं और टैब में पढ़ती हैं। आप देखे होंगे वित्त मंत्री को, अभी जो निर्मला सीतारमण जी देश की वित्त मंत्री हैं, तो वो टैब लेकर के उसी में बजट पढ़ती हैं, ठीक है। तो हालांकि उन्होंने एक परंपरा विकसित किया था, लेदर बैग छोड़ करके बही खाता, बहुत चर्चा में रहा था एक टाइम पर, जब वो पहली बजट वित्त मंत्री बनी थी और पहला बार जब उन्होंने बजट पेश किया तो उन्होंने क्या किया, बही खाता की तरफ, यानी कि झोला सिलवाया एक, और झोला में सारा डॉक्यूमेंट लेकर के गई थी, ठीक है। तो खैर ये तो एक प्रकार की परंपरा है ना, तो इसको बस आपको वैसे ध्यान रखना है। हमारे संविधान में बजट का चर्चा जो है वो आर्टिकल 112 में है ना, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 112 में, आर्टिकल 112 में इसका चर्चा किया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले क्लास में ही आपको बताया था कि बजट शब्द जो है ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है, संविधान में बजट नहीं लिखा हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 112 में लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये यहां पर लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि आम बोलचाल में इसको हम लोग बजट कहते हैं, लेकिन संविधान में बजट कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। संविधान में क्या लिखा हुआ है,
वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए अब आइए हम लास्ट जो जहां पे मैंने खत्म किया था वहां पे एक सवाल पूछ के खत्म किया था, है ना, कि भाई भारत में जो है वो पहली बार बजट कब पेश किया गया था। ये सवाल पूछा था लास्ट क्लास में मैंने, है ना। तो भारत में सबसे पहली बार बजट कब पेश हुआ था? 1860-61 में। ठीक है, ये लिख लेंगे कि भारत में पहली बार बजट 1860-61 में पेश किया गया था। फर्स्टली बजट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया 1860-61। भारत में पहली बार बजट 1860-61 में पेश किया गया था। किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन पेश किसने किया था? जेम्स विल्सन। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। गुड, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का वायसराय था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का वायसराय था। क्या था? वायसराय का मतलब क्या होता है? हाँ, राजा का, हाँ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग। ठीक है, राजा का प्रतिनिधि। वायसराय का मतलब ही है राजा। उससे पहले पोस्ट हुआ करता था गवर्नर जनरल का, है ना, लेकिन वो पोस्ट खत्म कर दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल का पोस्ट जो है सो खत्म कर दिया गया 1857 की क्रांति के वजह से। 57 की जब क्रांति हुई तो उससे पहले 56 में भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी, है ना। डलहौजी की कुछ गलत पॉलिसीज थी। गलत पॉलिसीज तो अंग्रेजों की पहले से ही थी। 1757 के प्लासी युद्ध के बाद से ही उन्होंने भारत को लूटना शुरू कर दिया था, और उसी लूट खसोट के वजह से 100 साल बाद 1857 में क्रांति हुई, रिवॉल्यूशन हुआ 1857 में। लेकिन तब तक डलहौजी यहाँ से जा चुका था और आ गया था कैनिंग। तो कैनिंग के समय में ही क्रांति हुई थी, लेकिन रिस्पॉन्सिबल उसके लिए था डलहौजी। लेकिन जब क्रांति हो गई, वो बात वैसी हुई कि आपका किसी से झगड़ा हुआ और आप जाकर उसको धर के पीट उठ के आ गए, और जब वो आपको पीटने आया तो आप कहीं बाहर चले गए, तो द्वार पर जो पकड़ा है उधर के पिटा गया। मैंने कटना कोई और किया, पिटा कोई और गया। वैसे ही हुआ था। कांड किया था डलहौजी, डलहौजी चल गया ब्रिटेन, आके फंस गया कैनिंग, कैनिंग पर सारा गाज गिरा और कैनिंग का डिमोशन हो गया। आया था गवर्नर जनरल के पोस्ट पर। गवर्नर जनरल का मतलब होता था हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का सबसे बड़ा मुखिया वही था, सारा पावर उसके पास होता था। लेकिन कैनिंग के पास क्या हो गया, 1858 में उसको कर दिया गया वायसराय, और उसके ऊपर हो गई महारानी ब्रिटेन में, और उसके ऊपर एक और आदमी बैठ गया ब्रिटेन में, भारत सचिव, इंडियन सेक्रेटरी, है ना। पहला इंडियन सेक्रेटरी कौन था? हाँ, लॉर्ड स्टैनली। गुड, लॉर्ड स्टैनली जो था वो भारत का पहला भारत सचिव था, है ना, जो 1858 में वहां पे बना था। खैर, तो 1860-61 में विल्सन के द्वारा पहली बार जो है सो बजट पेश किया गया। ठीक है, भारत में। ओके, अब देखिए भारत में जब पहली बार जब बजट पेश हुआ तो उस समय रेल बजट और आम बजट दोनों एक साथ पेश होता था। ठीक है, रेल बजट और आम बजट, है ना। ठीक है, आम बजट मतलब जनरल बजट, है ना, मतलब इसको आ जाइए। आज क्लास का टाइम कुछ चेंज हुआ था ना जी, है? तब क्या हुआ जी? जगह नहीं है? है यहाँ आगे ही खाली है जगह। ये सब आगे हुआ कहला छोड़ते रहिए आप लोग, है? गर्मी लगता है, एसी चलता है तब देखते आगे खाली रहता है इधर से, है? आप ही लोग में खाली रहता है आगे। चलिए, तो रेल बजट और आम बजट। ठीक है, पहले क्या होता था कि मतलब जब बजट आना शुरू हुआ था तो कि रेल बजट और आम बजट दोनों साथ साथ आता था। ठीक है, जैसे कि आज वर्तमान में भी क्या हो रहा है, रेल बजट और आम बजट दोनों साथ साथ ही आता है। तो पहले क्या होता था कि रेल बजट और आम बजट दोनों
साथ साथ ही आता था। ओके, उसके बाद जो है आप देखेंगे कि 1921 में 1921 में एक कमिटी बनी, है ना, उस कमिटी का नाम था एकवर्थ कमिटी। हालांकि ये इतिहास का बात है लेकिन यहां पे समझ लीजिए तब कनेक्ट कर पाएंगे आप। 1921 में एक कमिटी बनी थी, उसका नाम था एकवर्थ कमिटी, लिख लेंगे एकवर्थ कमिटी, ठीक है। 1921 में कौन सी कमिटी बनी थी? एकवर्थ कमिटी, ठीक है। और एकवर्थ कमिटी के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया, ठीक है। लिख लेंगे कि एकवर्थ कमिटी के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एकवर्थ कमिटी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एकवर्थ कमिटी, रेल बजट सेपरेट फ्रॉम आम बजट, रेल बजट सेपरेट फ्रॉम आम बजट या जनरल बजट, ठीक है। एकवर्थ कमिटी के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया, ठीक है। मतलब पहले क्या था कि रेल बजट और आम बजट दोनों एक ही साथ आता था, लेकिन 1921 में कमिटी बनी एकवर्थ कमिटी, इसने तत्कालिक सरकार को कहा कि रेल बजट को अलग से लाइए और आम बजट को अलग से लाइए, और ये परंपरा चलने लगी। रेल बजट अलग आने लगा, आम बजट अलग आने लगा, और ये आजादी के बाद भी यही चलता रहा था, ठीक है। और ये व्यवस्था शुरू हुई थी 1925 से, ठीक है ना, 1925 से। 21 में कमिटी बनी थी, 24 में कमिटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था, ठीक है। 1921 में एकवर्थ कमिटी बनी थी, कमिटी ने 24 में रिपोर्ट सबमिट किया और 25 से रिपोर्ट लागू हो गया, ठीक है। तो 25 वो पहला साल था जब रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश हुआ। क्लियर है? बात आ रही है समझ में? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब ये जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था कालांतर तक चलती रही। कालांतर तक मतलब कि अभी तक मोदी जी ने इस व्यवस्था को बदल दिया और फिर से वही पुरानी वाली व्यवस्था ला दी जो 1925 से पहले था कि रेल बजट आम बजट दोनों को एक साथ कर दिया। नहीं तो पहले क्या होता था कि जब ये व्यवस्था हो गई तब कि हमारे यहाँ कि फरवरी के तीसरे सप्ताह में आता था रेल बजट, पहले रेल बजट आता था, और अंतिम सप्ताह में यानी कि 28 फरवरी को, है ना, आता था आम बजट, यानी कि 2 बजट आता था। रेल बजट रेल मंत्री अलग से पेश करते थे और आम बजट जो मिनिस्टर होते थे, फाइनेंस मिनिस्टर, वो अलग से पेश करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने बनाया नीति आयोग, और नीति आयोग के सलाहकारी परिषद में एक व्यक्ति हैं विवेक देवराय, और विवेक देवराय प्रधानमंत्री के पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं, है ना। प्रधानमंत्री को वित्तीय मामला में वो सलाह भी देते हैं। विवेक देवराय समिति, जैसे एकवर्थ समिति के कहने पर रेल बजट और आम बजट को अलग किया गया, वैसे विवेक देवराय समिति के कहने पर रेल बजट और आम बजट को एक कर दिया गया। बात आ रही है समझ में? रेल बजट और आम बजट एक हो गया, किसके कहने पर? विवेक देवराय समिति के कहने पर। लिख लेंगे कि विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर, लिख लीजिए, बता रही है, विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर 2017 में, विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर 2017 में रेल बजट और आम बजट को, रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, मिला दिया गया, अलग नहीं, मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया, ठीक है। ओके, ठीक है। तो किसके सिफारिश पर अलग किया गया था? एकवर्थ कमेटी, एकवर्थ कमेटी के कहने पर अलग किया गया था।
और किसके कहने पर मर्ज कर दिया गया? विवेक देवराय समिति के कहने पर मर्ज कर दिया गया। ठीक है, 2017 में। ठीक है, क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए, तो यहां तक कि मैं समझ में आ गया बात कि क्या है नहीं है, बजट का क्या इतिहास रहा, और उसका कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सो बजट के संबंध में जो आर्टिकल रखा है वो 112 रखा गया है। ठीक है, क्लियर है? अब है कि बजट जो है वो दो तरह का होता है ना? लगा दीजिए भाई, ओकरा खोले से कोई फायदा भी नहीं है ना, बिना मतलब खुल के सब रखे हुए। ऐसा रहता है कि उन्हें एशिया का हवा थोड़ा नहीं आता था, खोल देते हैं, उसमें ऐसी चलता भी रहता है तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बड़ा हॉल है ना, यहाँ वाला जो एसी वहाँ पे है वो पैर को ठंडा करता है ना, उसका जो प्लेट है वो हमेशा नीचे की तरफ रहता है, उसको उठाना पड़ता है ना। जब उठाइएगा तो कुछ देर तक उठा रहेगा, बाद में फिर झुक जाएगा, है ना, तो पैरे ठंडा करते रहता है। चलिए, तो बजट जो है वो दो तरह का होता है जी। ठीक है, समझ लेना है। एक होता है एंटरिम बजट और एक होता है फाइनल बजट। ठीक है, तो लिख लेंगे बजट दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ बजट। फर्स्ट क्या होगा? एंटरिम बजट, एंड सेकंड क्या होगा? पहला अंतरिम बजट और दूसरा फाइनल बजट, या कह सकते हैं कि वार्षिक बजट। ठीक है, एनुअल बजट। ठीक है, एंटरिम जो होता है एंटरिम बजट को ही कहते हैं अस्थायी बजट। ठीक है, एंटरिम किसी के साथ भी लग गया तो समझिए कि क्या है? अस्थायी, कुछ समय के लिए। ठीक है, इंग्लिश में एंटरिम बोलते हैं, हिंदी में अंतरिम बोलते हैं। ठीक है, अंतरिम हिंदी में बोलते हैं अंतरिम। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एंटरिम। तो आप देखते होंगे कभी कभी कोर्ट वोट का कोई फैसला आता है किसी मामले में, तो कोर्ट कहता है कि इस मामले में ये हमारा अंतरिम फैसला है या एंटरिम फैसला। जैसे कि कुलभूषण जाधव का नाम आप लोग सुने होंगे। कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद है ना, और कुलभूषण जाधव केस में आईसीजे जो है यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि द हेग में है, उसका अंतरिम फैसला ये है कि जब तक हम अंतिम फैसला नहीं दे देते हैं तब तक कुलभूषण को फांसी नहीं होगी। इसी वजह से अभी वो बचे हुए हैं, अन्यथा पाकिस्तानी हुकूमत उनको कब के फांसी दे दी रहती है ना। तो अंतरिम का मतलब ये होता है अस्थायी, जब तक कि फाइनल वर्डिक्ट न आ जाए। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से बजट भी दो तरह का होता है, एक होता है अंतिम बजट या अंतरिम बजट और एक होता है फाइनल बजट या वार्षिक बजट, है ना, जो साल भर के लिए होता है। और ये अस्थायी बजट ये कुछ समय के लिए होता है। ठीक है, तो जैसा कि इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जिस वर्ष चुनाव होता है, जिस वर्ष चुनाव होता है उस वर्ष दो बार बजट आता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको प्रैक्टिकली खंगालना हो तो आप 2019 का डाटा खंगालिएगा। 2019 में लोकसभा का चुनाव था और 2019 में दो बार बजट आया था। एक तो फरवरी के महीना में आया, लेकिन 2019 में ही लोकसभा का चुनाव था। तो चूंकि जब चुनाव रहता है तो इस बात का डर रहता है कि जो सरकार है ये सरकार आएगी या फिर दूसरी सरकार आ जाएगी। तो अगर मान लीजिए कोई दूसरी सरकार आ गई तो पुरानी सरकार के बजट को थोड़ी ना आगे बढ़ाएगी। इसलिए परंपरा विकसित किया गया है कि जिस वर्ष चुनाव होगा उस वर्ष जो बजट आएगा तो दो बजट आएगा, एक तो कुछ महीनों के लिए आएगा, ठीक है, और फिर जब सरकार जीत करके आ जाएगी तो फिर फाइनल बजट आएगा। तो जिस जिस साल चुनाव होता है लोकसभा का, तो इससे पहले 2019 में हुआ था, 19 से पहले 14 में हुआ था,
14 से पहले 9 में हुआ था, है ना, 9 से पहले 2004 में हुआ था, उससे पहले 99 में हुआ था। तो जब भी ये सब चुनाव होते हैं, जिस वर्ष चुनाव होता है उस वर्ष दूगो बजट आता है। तो चुनाव से पहले वाला जो बजट होता है उसी को कहते हैं अंतरिम बजट, और चुनाव हो जाने के बाद जो बजट आता है उसको कहते हैं फाइनल बजट। ठीक है, वो साल भर तक कंटिन्यू करता है। और जिस वर्ष चुनाव नहीं रहता है उस वर्ष एक ही बजट आता है, वो होता है फाइनल बजट, एक साल के लिए। बताइए समझ में। और हमारे यहां का जो बजट होता है वो उसको कहते हैं भविष्य का बजट, है ना, आगामी बजट। क्योंकि आप देखिए अभी जो बजट चल रहा है कौन सा चल रहा है, 2023-24, है ना। तो 2023-24 का बजट है, यानी कि आगामी बजट है ना। अभी तक भी जो खर्चे सब चल रहे हैं वो 2022 के बजट से चल रहा है ना, मतलब कि 22-23 का जो बजट था उससे चल रहा है। ठीक है, 23-24 तो अब महीना सब अब ना चल रहा है। और इसमें क्या होता है, आय व्यय का ब्यौरा होता है। ये सरकार का अनुमानित आंकड़ा होता है, अनुमान लगाती है सरकार कि हमको यहां से इतना पैसा मिलेगा और हम यहां पर इतना पैसा खर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, अनुमान होता है सरकार का, है ना। क्या होता है, अनुमान होता है, परसेप्शन होता है। ठीक है, कि हमको यहां से आएगा इतना पैसा और फिर हम इतना पैसा यहां पर खर्चा करेंगे। ठीक है, इसलिए इसको आगामी बजट कहा जाता है। हमारे देश में जो भी बजट आता है उसको आगामी कहते हैं, क्योंकि वो अगले साल के लिए होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको इस प्रकार से देखा जाता है। तो अंतरिम बजट किस वर्ष आता है, तो चुनाव के टाइम पर। ठीक है, अंतरिम बजट चुनाव के टाइम पे आता है। ठीक है, और फाइनल बजट जो होता है वो प्रत्येक साल आता है, एवरी ईयर आता है। ठीक है, आज चुनाव के साल में भी आता है लेकिन चुनाव के बाद आता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि 2019 में जो दो बजट आया था, तो एक तो आ गया था फरवरी में ही, तो फरवरी महीना में जो आया वो क्या था, अंतरिम बजट था। और फिर जून में बजट आया सरकार के शपथ लेने के बाद, वो क्या हुआ, फाइनल बजट था। ठीक है, तो अंतरिम बजट कब आता है, तो चुनाव वाले साल में आता है। ठीक है, जिस वर्ष चुनाव नहीं रहता उस अंतरिम बजट नहीं आता है। 1 फरवरी को बजट पेश होता है और वो पेश होता है बजट फाइनल बजट। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए क्या है कि तो बजट जो है इसमें बेसिकली क्या होता है, आय व्यय का ब्यौरा होता है ना, इनकम और एक्सपेंडिचर का ब्यौरा होता है। ठीक है, अब इससे पहले कि हम लोग थोड़ा आगे के आर्टिकल्स पे जाएं, है ना, हम लोग देखेंगे थोड़ा सा संसद की कुछ गतिविधियों के बारे में, है ना, कि संसद में क्या क्या एक्टिविटी होती है और कैसे होता है। तो एक हेडिंग बनाएंगे, संसदीय गतिविधियां, पार्लियामेंट्री एक्टिविटी, संसदीय गतिविधियां। ठीक है, संसदीय गतिविधियां। ओके, संसदीय गतिविधियां मतलब कि इसमें आप ये जानेंगे कि संसद में कैसे काम होता है, किस प्रकार से, है ना, संसद किस प्रकार से काम करती है। इसके लिए कोई आर्टिकल नहीं है, बस संसद का इंफॉर्मेशन है, सवाल बनता है, इसलिए आप लोग यहां पर इसको समझ लीजिए। संसद की गतिविधियां या संसद की कार्यवाही, एक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट। समझ में आ रहा है जी सबको, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है बाबू, आपको कोई दिक्कत हो रही है ना। आपका भी फर्स्ट क्लास है क्या, आपने उस समय बताया नहीं, क्या नाम है आपका, हाँ चांदनी, क्या है चांदनी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन 2022 में कंप्लीट हुआ है, किस सब्जेक्ट से, फिजिक्स ऑनर्स। चलिए समझ में आ रही है बातें, हाँ नहीं समझ में आएंगी तो बोलना होगा। ठीक है, जैसे जीएस में मुझे नहीं लगता है कि कुछ नया या कुछ पुराना होता है ना। जीएस एक प्रकार से क्या होता है, एक साइकिल होता है ना, जो जिस साइकिल पे जहां से चढ़ा, है ना, वो वहां से चल करके पहुंचता है और फिर जब यहां पे पहुंच गया तो यहां से छोड़ देता है। ठीक है, लेकिन अब यही है कि बात समझ में आनी चाहिए, है ना, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही ना। चलिए आइए, तो संसद की कार्यवाही देखिए, सामान्यतः संसद का जो डेली रूटीन है वो ये है
कि 11 बजे से लेकर के 6 बजे तक चलेगा, ठीक है, यानी कि 11 AM टू 6 PM, ठीक है। सामान्य कार्यवाही है संसद की कि संसद 11 बजे स्टार्ट होगी और शाम को 6 बजे तक चलेगी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, तो 11 से 6 PM का पूरा इसका शेड्यूल है। इसमें क्या है कि पहला शेड्यूल है 11 AM टू 1 PM का, मतलब कि पहला शिफ्ट चलेगा केवल 2 घंटा का, 11 बजे से 1 बजे तक, ठीक है। और दूसरा शिफ्ट चलता है 2 PM टू 6 PM, 2 बजे से 6 बजे तक, ठीक है। और इस बीच जो 1 घंटा का गैप आप देख रहे हैं, है ना, ये जो गैप आप देख रहे हैं 1 से 2, ये महोदयों का लंच का टाइम है ना। लंच वंच करते हैं, अपना खाना पीना खाते हैं मजे से। और अब देखते हैं ये लोग खाना खाता है तो कभी कभी अपने थाली का फोटो खींच के वायरल करता है ये लोग, है ना, डाल देता है अपना जो भी यूज करता है, फेसबुक ट्विटर पता नहीं क्या क्या, है ना, उस पर ये लोग डाल देता है, ठीक है। उस पर डाल करके दिखलाता है कि देखिए इतना सस्ता खाना खा रहे हैं, 120 रुपया का प्लेट, 130 रुपया प्लेट, 105। एक बार प्रधानमंत्री की थाली वायरल हुई थी, प्रधानमंत्री खाना खा रहे थे संसद में, उनकी थाली वायरल हुई थी और उसमें बताया गया था कि केवल 135 रुपया का ये खाना पड़ा है, ठीक है। अब ये सस्ता खाना वहां मिलता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है ना, लेकिन संसद के अंदर जो खाना मिलता है वो सब्सिडाइज रेट पे मिलता है, सब्सिडी पर मिलता है। ये मामला ठीक वैसे ही है कैसे आप देखते होंगे गांव में और खेती होती होगी घर में, तो खाद खरीदने आप जाते होंगे, तो जो व्हाइट वाला जो खाद होता है, हाँ यूरिया बोलते हैं ना उसको, वो बहुत सस्ता मिलता है, 2 रुपये 3 रुपये केजी मिल जाता है ना। 5 केजी 10 केजी लोग खरीद के उसको खेत में खूब डालते हैं, है ना। उतना सस्ता क्यों मिल जाता है? क्योंकि सरकार उस पर कंपनी को सब्सिडी देती है, उसके वजह से कंपनी आपको सस्ता में बेचती है। इसको थोड़ा और ऐसे समझें कि पहले गैस जो था वो आपको 435 440 में मिल जाता था। इसका कारण ये था कि सरकार पहले क्या करती थी कि जो सब्सिडी होता है वो सब्सिडी सीधे गैस कंपनी को दे देती थी कि आप ही सब्सिडी ले लीजिए, पैसा आप ले लीजिए और आप जो हमारे ग्राहक हैं देश के उनको सस्ता मूल्य पर उपलब्ध कराइए। तो कंपनी जो है वो सब्सिडी पैसा ले लेती थी और आम जनता को सस्ता में उपलब्ध कराती थी। मोदी जी आए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कंसेप्ट लाया डीबीटी का। कंसेप्ट तो बहुत पहले का था, इन्होंने इसको प्रैक्टिकल बनाया। डीबीटी इकोनॉमी में पढ़े होंगे आप लोग। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। आपके लाभ का, आपके खाते का जो पैसा है वो सीधे आपके पास चला जाए। यह व्यवस्था लागू नहीं हो पाती थी देश में। इसका सबसे बड़ा कारण था कि देश के बहुसंख्यक लोगों का बैंक में अकाउंट ही नहीं था, तो पैसा जाए तो जाए कैसे। तो मोदी जी जब 2014 में आए तो उन्होंने एक पहला काम किया, जनधन योजना चलाया, है ना, और उन्होंने उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन का नाम दिया, वित्तीय समावेशन, और अपील की कि देश के सभी लोग अपना अकाउंट जाकर के खुलवा ले बैंक में। लोगों ने खुलवाया और जब बैंक में अकाउंट खुल गया तब उन्होंने कहा कि अब क्या करते हैं कि जो पैसा हम कंपनी को देते थे वो हम कंपनी को नहीं देंगे, अब हम वो सब्सिडी का पैसा जनता को दे देंगे सीधे उसके अकाउंट में, ठीक है, और उसके बाद वो अपना गैस खरीदेगी, है ना। तो पहले आता था 250-300 रुपये तक आया है स्टार्टिंग में, जब ये व्यवस्था लागू हुई थी तब सब्सिडी आता था, लोगों को दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और सब्सिडी धीरे धीरे कम होता चला गया और गैस का रेट जो है सो बढ़ता चला गया। आज स्थिति ऐसी है कि 1200 में गैस मिल रहा है ना, और सब्सिडी आता है 70 रुपया 80 रुपया, है ना। नहीं आता है जी, हमको आया है 2-3 दिन, ठीक ना, देख रहे थे मतलब अभी कुछ दिन पहले आया है, 79 रुपया आया था, ठीक है, किसी से को आ जाता है। हाँ, तो मैंने देखा 79 रुपये आया था। मैंने गौर किया कि भाई कहाँ से क्रेडिट हुआ, भाई 79 रुपीज़ ओनली, है ना। तो पता चला कि अच्छा वो गैस का सब्सिडी है ना। तो कहने का मतलब ये है कि
वो व्यवस्था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत ये चीज हुआ, ठीक है। इसके अलावा आप देखते होंगे कि किसानों को भी पैसा मिलता है तो सीधे उनके अकाउंट में आ जाता है ना। ग्रांट का, अनुदान का पैसा होता है तो सीधे अकाउंट में आ जाता है। क्यों? डीबीटी के वजह से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के वजह से, ठीक है। और पहले वो पैसा आम आदमी को ना मिल करके कंपनी को मिलता था, है ना, और कंपनी आपको सस्ता में सर्विस देती थी। खैर, तो वैसे ही संसद का जो जहां पे रेस्टोरेंट है, जहां पे लोग खाने के लिए जाते हैं, उसको पहले से पैसा दिया हुआ है, तो थोड़ी ना वो महंगा में बेचेगा। तो इसलिए कोई अगर ये दिखलाता है कि हम इतना सस्ता का खाना खाते हैं तो समझिए कि मूर्ख बना रहा है ना। कोई सस्ता नहीं, थाली तो महंगी ही है, अलग बात है कि पैसा पहले दे दिया गया है ना, इस वजह से वो सस्ता वहां पर मिल रहा है, ठीक है। चलिए, तो 2 शिफ्ट में संसद काम करती है, 11 से 1 और 2 से 6, ठीक है। और 1 से 2 का जो बीच है, का जो गैप है, वो 1 से 2 का गैप क्या है? तो वो लंच टाइम है, खाना पीना खाने का समय है। ओके, इस बीच जो है सो लोग अपना खाना पीना खाते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए ये जो काल है ना, ये जो काल है यानी कि 11 से 1 PM का जो समय है, इसमें आप देखेंगे इसमें केवल सवाल पूछा जाता है सरकार से, केवल और केवल सवाल पूछा जाता है, ठीक है। यहां पर केवल सवाल पूछा जाता है ना, क्वेश्चन किए जाते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि 2 समय है, एक है प्रश्न काल, क्वेश्चन आवर, और एक है शून्य काल, 0 आवर, ठीक है। प्रश्न काल होता है 11 से 12, है ना, और शून्य काल होता है 12 से 1, ठीक है। 11 से 12 1 घंटा का समय क्या है? क्वेश्चन आवर, और 12 से 1 1 घंटा का समय क्या है? 0 आवर, शून्य काल, ठीक है। यह है प्रश्न काल और वो है शून्य काल, ठीक है। तो इसको आपको यहां पर ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आवर है और ये 0 आवर है। अब दोनों में ही सवाल पूछा जाता है ना, दोनों में ही क्या होता है? सरकार से सवाल पूछा जाता है, लेकिन दोनों में सवाल पूछने की जो स्थिति है उस स्थिति में अंतर रहता है, ठीक है। देखिए, अब यहां जो प्रश्न काल में जो सवाल पूछे जाते हैं यहां पर, वो मुख्यतः आपको 3 तरह के होते हैं। प्रश्न काल में मुख्यतः 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। 3 तरह का सवाल पूछा जाता है। इसमें पहला सवाल होता है तारांकित प्रश्न, है ना। पहला जो क्वेश्चन होता है उसको कहते हैं तारांकित प्रश्न, यानी कि ओरल क्वेश्चन, है ना, या कह सकते हैं कि स्टेयर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तारांकित को स्टेयर्ड, तो स्टेयर्ड क्वेश्चन या फिर ओरल, है ना। ओरल मतलब कि मुंह से पूछा और जवाब ले, जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं और आप हमसे कोई सवाल पूछेंगे, मैं उसका जवाब दे दिया तो क्या हो गया? ओरल हो गया, है ना, तारांकित हो गया, ठीक है। लेकिन वही आप मेंस का रिटन में करके दिखाएंगे तो वो तारांकित में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहला होता है ओरल क्वेश्चन यानी कि तारांकित प्रश्न, ठीक है। क्या आप कह सकते हैं, ठीक है, तारांकित प्रश्न, ओके। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है वो है तारांकित या स्टेयर्ड, ठीक है, स्टेयर्ड क्वेश्चन। तो और बाकी समझने के लिए हम कह सकते हैं कि मौखिक कह लीजिए या ओरल कह लीजिए, लेकिन जो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो है तारांकित हिंदी में, और हिंदी में स्टेयर्ड, इंग्लिश में स्टेयर्ड। तो तारांकित प्रश्न जो है उसमें क्या होता है? तो मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, यानी कि आप सरकार से कोई सवाल पूछते हैं और सरकार आपको उस पर जवाब देती है। इस प्रश्न में एक शर्त यह रखा गया है, एक चीज है कि इसमें आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, है ना। यहां पर आप जो है सो पूरक क्वेश्चन, पूरक प्रश्न जो है सो नहीं पूछ सकते हैं। तब बात है कि भाई पूरक प्रश्न होता क्या है? देखिए, 2 तरह की स्थिति है ना, कि पहले तो आप यहां पे क्वेश्चंस की प्रकृति समझ लीजिए। एक तो है तारांकित, है ना, दूसरा लिखिए अतारांकित प्रश्न, ठीक है, अनस्टेयर्ड क्वेश्चन, अतारांकित प्रश्न, ठीक है।
तो देखिए यहां पे तारांकित ओरल होता था, वहीं पर अतारांकित जो है वो रिटेन होगा, है ना। मतलब ये कह सकते हैं कि पीटी ये हो गया तारांकित, पीटी परीक्षा हो गया, अतारांकित मेंस हो गया, है ना। तो बेसिकली वहां पर जो है से आपको पहला तारांकित प्रश्न है और दूसरा अतारांकित प्रश्न है, अनस्टेयर्ड है, ठीक है। और तीसरा है अल्प सूचना का प्रश्न, तीसरा लिख लेंगे अल्प सूचना का प्रश्न, ठीक है। अल्प सूचना का प्रश्न है ना, शॉर्ट टर्म नोटिस क्वेश्चन, ठीक है, अल्प सूचना का प्रश्न। ओके, अब देखिए कि जो तारांकित प्रश्न है तो ये तो मौखिक है ना, यानी कि ओरल है, ठीक है। तो ओरल क्वेश्चन में क्या है यहां पर कि आप एक दिन में 20 सवाल पूछ सकते हैं, मतलब एक दिन में 20 ही सवाल पूछा जाता है, तारांकित सवाल, ठीक है। एक दिन में कितना पूछा जाएगा? 20। जो तारांकित प्रश्न है वो एक दिन में केवल 20 ही पूछे जाएंगे और एक आदमी मैक्सिमम 5 सवाल पूछ सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। एक दिन में एक आदमी जो मैक्सिमम कितना सवाल पूछ सकता है? 5 सवाल पूछ सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ओके। उसके बाद होता है अतारांकित प्रश्न, है ना, अनस्टेयर्ड। तो ये तो रिटन में होता है ना, मतलब कि आप लिख करके क्वेश्चन दे दिए और सरकार लिख करके जवाब दे देगी, ठीक है। आपने कोई सवाल पूछा कि भाई ये अस्पताल या ये सड़क अभी तक क्यों नहीं बन पाया, है ना। सरकार उस सड़क विभाग है तो सड़क विभाग के जो मंत्री हैं वो अपने सचिव को फोन करेंगे, है ना, जो उनका सचिव है आईएएस ऑफिसर, उनको कहेंगे कि भाई हमारा डेटा लाइए, है ना। तुरंत अपना जो भी टाइपिस्ट होगा उसको भेजेंगे, वो पूरा डाटा निकाल देगा, कितना दिन से काम चल रहा है, इतना खर्चा हुआ, इतना भी होना बाकी है, और वही उस व्यक्ति जिसने क्वेश्चन पूछा उसके पास वो आंसर चला जाएगा, ठीक है। तो अतारांकित प्रश्न में लिख लेंगे कि एक दिन में 230 पूछा जा सकता है। अतारांकित प्रश्न एक दिन में कितना पूछा जा सकता है? 230। अब देखिए इतना ज्यादा क्यों है कि उसमें सवाल जवाब करना ही नहीं है, आप क्वेश्चन भेज दीजिए, आपको आंसर चला जाएगा, है ना। तो इसलिए इसमें दिया गया है कि एक दिन में आप 230 सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति के पास 20 क्वेश्चन पूछने का राइट है, ठीक है, कि वो चाहे तो 20 सवाल पूछ ले, ओके। इसके बाद आप देखिए अल्प सूचना का प्रश्न, अल्प सूचना, शॉर्ट टर्म नोटिस का क्वेश्चन। अल्प सूचना के प्रश्न में किसको रखेंगे? देखिए ये सब भी जो सवाल पूछा जाता है ना, जैसे तारांकित प्रश्न या अतारांकित प्रश्न, ऐसा नहीं है कि आज गए सूत उठ करके सवाल पूछ लिए, ऐसा नहीं होता है कि आज सवाल पूछेंगे, है ना, और जाके पूछ लिए, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए भी आपको अध्यक्ष को, लोकसभा में अध्यक्ष को, राज्यसभा में सभापति को पहले बताना पड़ता है कि हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है। वो परमिशन देगा, वो आपका टाइम शेड्यूल फिक्स कर देगा, किसने में आपको इतना समय दिया जाएगा, आप इसमें अपना सवाल पूछेंगे, तब होगा, ठीक है। तो दोनों में पहले ही आपको सचिव को या सचिव का अध्यक्ष जो है उसको इंफॉर्मेशन देना होता है कि हमको सवाल पूछना है सरकार से, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत शॉर्ट नोटिस पर सवाल, सरकार से आपको सवाल पूछना है, बहुत शॉर्ट नोटिस पर। तो शॉर्ट नोटिस यानी कि 10 दिन से भी कम सूचना, मतलब एक बात अब यहां से ये समझ लीजिए कि तारांकित या अतारांकित प्रश्न अगर आपको पूछना है तो 10 दिन पहले सूचना देना होगा अध्यक्ष को, है ना, कि हम सवाल पूछने वाले हैं, और वो अध्यक्ष उस सवाल को किसको भेज देगा? संबंधित मंत्री को भेज देगा, ठीक है, ताकि मंत्री अपना पढ़ के आएंगे, अपना तैयार करके आएंगे जवाब, ठीक है। तो इसलिए ऐसा किया जाता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि 10 दिन से, मान लीजिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया, उस पर सवाल पूछना एकदम जरूरी लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष को कहेगा कि भाई हमको एक अल्प सूचना का एक प्रश्न पूछना है, तो 10 दिन के कम नोटिस पर जो सवाल पूछा जाता है उसको कहते हैं अल्प सूचना का प्रश्न, शॉर्ट टर्म नोटिस क्वेश्चन, ठीक है। 10 दिन से कम सूचना का प्रश्न।
सत्ता पक्ष ही पूछ सकता है, सांसद पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सरकार सवाल सरकार से पूछना है। मंत्रिपरिषद, जो भी मंत्री बना हुआ सब सरकार है, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए, अब थोड़ा सा इसमें पूरक प्रश्न की बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए पूरक प्रश्न क्या है, तो मतलब पूरा करने वाला प्रश्न, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पे आप कोई सवाल अभी आप हमसे पूछेंगे, ठीक है, तो मैंने उसका जवाब दिया, आप जवाब में से भी कुछ सवाल बना सकते हैं, है ना। तो जब जवाब में से ही सवाल बनने लगे तो उसे कहते हैं पूरक प्रश्न, है ना। जब कोई आंसर दे रहा है और उस आंसर में से ही आप पूछ, जैसे कि अब सरकार से को पूछा गया कि सड़क क्यों नहीं कंप्लीट हुआ अभी तक, तो सरकार कह देगी कि हमारे पास लेबर्स नहीं है या हमारे पास फंड नहीं है, ऐसा कुछ सरकार कहती है। तो फिर विपक्ष पूछेगा कि आप तो सरकार हैं, आपके पास फंड कहां गया, आपको पैसा इतना अलॉट हुआ था तो पैसा आपका कहां गया। तो जब जवाब दिया जा रहा है और जवाब में से ही प्रश्न बनने लगे तो ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं कि भाई पूरक प्रश्न है। तो अब आप समझिए कि जब ऐसा स्थिति कब बनेगा, जब सामना सामनी आंसर होगा तब ना। जैसे कि अभी मैं आपको कुछ बात समझाऊंगा, आपको नहीं समझ में आया या कोई दिक्कत हुआ तो आप एक और सवाल पूछेंगे, तो ये तो तब ना है जब हम आपके सामने हैं। लेकिन वही जब आप रिटन क्वेश्चन लिखे ना, आप मेंस का कुछ क्वेश्चन लिख दिए और आप दे दिए वहां पर, हमने कह दिया कि वहां पे जमा कर दीजिए, आपको चेक करके मिल जाएगा। तो अब आपने दे दिया, हमने चेक कर दिया, हमने अपना बात वहां पे लिख दिया और अब वो आपको मिलेगा। तो उसमें आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब ओरल बात हो रहा है तो वहां पर आप पूछ पाएंगे पूरक प्रश्न, लेकिन जब रिटन में बात हो रहा है तो आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि तारांकित प्रश्न जब चलेंगे तो वहां पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन अतारांकित प्रश्न जब चलेगा तो वहां पर पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और पूरक प्रश्न पूछने का सबसे पहला जो अधिकार है वो भारत में कब आया था? पूरक प्रश्न पूछने का बाद अधिकार कब मिला था? 1892 के एक्ट से। 1892 का जो एक्ट ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा आया था उसमें मिला था हमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया जी कि पूरक प्रश्न कहां पूछेंगे नहीं पूछेंगे? कैसे पूछेंगे? हाँ, रिटर्न जब चीजें होंगी, है ना, रिटर्न जब चीज होगी वहां पर नहीं पूछेंगे और ओरल जब होगी तो वहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है गैर सरकारी सदस्यों से पूछा जाने वाला प्रश्न, एक और लिख लेंगे नोट करके, गैर सरकारी सदस्य, है ना, गैर सरकारी सदस्य, नॉन गवर्नमेंट मेंबर, ठीक है, गैर सरकारी सदस्य, ठीक है, या प्राइवेट मेंबर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्राइवेट मेंबर्स का यहां पे क्या तात्पर्य है कि वैसे लोग जो मंत्री नहीं बने हैं, है ना। अब सत्ता पार्टी से इतना सांसद सब लोग मंत्री तो बनेगा नहीं, क्योंकि मंत्री बनने का तो फिक्स कर दिया गया है। कितने लोग केंद्र में मंत्री हो सकते हैं जी? 15%। किसका 15%? लोकसभा सदस्य संख्या का 15%, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। तो ये चीज जो है सो यहां पर फिक्स किया गया है। तो अब क्या है कि तो गैर सरकारी सदस्यों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है ना। अगर मान लीजिए कोई योजना चल रही है, जैसे कि एक योजना आई थी सांसद आदर्श ग्रामीण योजना, है ना, मोदी जी ही लेकर के आए थे, लेकिन इस योजना का क्या हुआ कुछ पता नहीं चला, है ना।
इसमें था कि हर सांसद अपना अपना संसदीय क्षेत्र से एक गांव को गोद लेंगे और उस गांव का कायाकल्प करेंगे, यानी कि उस गांव का विकास करेंगे, है ना। आप सब जानते होंगे कि आप सबके यहाँ के जो सांसद हैं वो कितना किए हैं, है ना। मैं भी जानता हूँ कि मेरे यहाँ वाले कितना किए हैं, है ना। क्या किए हैं वो जानते हैं, उनका भगवान जानता होगा, है ना। लेकिन ये एक आया था, तो ऐसी स्थिति में उनसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि भाई चलिए ठीक है, आप मंत्री भले नहीं है लेकिन आप पार्लियामेंट्रियन तो हैं, फंड तो एलोकेट हो रहा है, आपको पैसा तो मिल रहा है आपको, तो आप काम क्यों नहीं करा रहे हैं, आपके यहां काम क्यों नहीं हो रहा है। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि गैर सरकारी सदस्य से भी प्रश्न पूछा जा सके। ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से प्रश्न काल में मुख्यतः आपको 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना के प्रश्न। ठीक है, और कभी कभी यदा कदा ऐसी परिस्थिति होती है कि गैर सरकारी सदस्यों से भी सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब आइए, उसके बाद है शून्यकाल, 0 आवर। 0 आवर जो है, ये पहला बात तो ये भारत का नवाचार है ना। लिख लेंगे कि ये क्या है, ये भारत का नवाचार है ना। नवाचार मतलब कि नया खोज, है ना। ये भारत से पहले और कहीं नहीं था, ये भारत में है। ठीक है, मतलब कि 0 आवर को पार्लियामेंट्री सिस्टम में इंट्रोड्यूस किसने किया है, इंडिया ने किया है। सवाल इसमें भी पूछा जाता है, लेकिन इसके सवाल और इसके सवाल में अंतर क्या है, इसमें नोटिस दे के सवाल पूछा जाता है, इसमें बिना नोटिस के सवाल होता है। सरकार को मालूम ही नहीं है कि कौन सा सवाल आने वाला है। इसमें मालूम रहता है कि सवाल कौन सा पूछा जा रहा है, इसमें मालूम नहीं रहता है कौन सा सवाल पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो शून्य काल में बिना नोटिस के क्वेश्चन पूछा जाता है, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। ठीक है, और ये 1962 से शुरू हुआ है, 1962 से। ठीक है, कब से शुरू हुआ है, 1962 से। ओके, 1962 से ये शुरू हुआ है, भारत का नवाचार है। शॉर्ट टर्म नोटिस में किसी प्रकार का विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, है ना, कोई सूचना दिए बिना ही सरकार से सवाल पूछा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पूछा जाता है इमीडिएट कोई जो घटना घटी है उससे संबंधित। जैसे मान लीजिए कोई घटना घट, जैसे अभी कल देखा आपने अतीक के साथ क्या हुआ, है ना, क्या हुआ अतीक के साथ, हाँ ठीक हुआ, जो हुआ सो बढ़िया हुआ, है मेडिकल, हाँ मेडिकल के लिए जा रहे थे। मेडिकल जाने दरमियान पोस्टमार्टम हो गया है। मतलब आप लोग खुश हैं इस घटना से कि ये ठीक हुआ है? कितने लोग मानते हैं कि जो घटना घटी है वो ठीक घटी है? कानून के हिसाब से ठीक नहीं है। अच्छा चलिए, ये तो कानून के हिसाब से सही में ठीक नहीं है। और इससे पहले जो हुआ, असद का जो हत्या हुआ, गुलाम का जो हत्या हुआ, एनकाउंटर हुआ, हाँ हत्या करना ठीक नहीं, एनकाउंटर करना ठीक है ना, वो क्या ठीक था? उसको सही मानते हैं? क्या क्या यहां कर रहा है जी? लकड़ी काट रहा है? हाँ हाँ, क्या बोल रहे थे? यूपी के कानून के तहत सही हुआ है। यूपी में कोई ऐसा एनकाउंटर का कानून बना हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल, सेल्फ डिफेंस का लॉ है सबके लिए, पुलिस के लिए भी, हमारे लिए भी है ना।
कि अगर आपके स्वयं के जीवन पे खतरा बन जाता है तो आप अपनी जीवन को बचाने के लिए आप अपना मतलब कुछ भी कर सकते हैं। उसमें हो सकता है किसी की जान चली जाए, है ना, लेकिन सेल्फ डिफेंस का कानून है ना। इसके अलावा और भी सीआरपीसी और आईपीसी के अंदर में भी कुछ कानून है, कुछ प्रावधान हैं जो पुलिस को यह अधिकार देता है कि पुलिस अगर किसी को गई हम पकड़ने और उसने ऐसा अपराध किया है जिस अपराध में उसको मृत्यु दंड मिल सकता है, तो ऐसे में उसको रुकने पकड़ने का प्रयास करेगी। अगर वो भागता है तो पुलिस उसको मार सकती है, और अगर पुलिस मारती है तो वो उसको आप नहीं कह सकते हैं कि मतलब उसने कुछ गलत किया है, क्योंकि ये है सीआरपीसी के अंदर में मेंशन है ना। जो क्रिमिनल प्रोसीजर है इंडिया का, क्रिमिनल प्रोसीजर में इसको मेंशन किया गया है ना। आईपीसी में भी है, और संविधान आर्टिकल 21 के अंदर सबको अधिकार देता है अपनी आत्मरक्षा का, है ना। क्या? हाँ, तो एटीएस ही गई थी ना पकड़ने के लिए। एटीएस है या एसटीएफ है? स्पेशल टास्क फोर्स, एसटीएफ है ना। स्पेशल टास्क फोर्स जो स्पेशल बनाया ही क्या इन सभी काम के लिए, है ना। एसटीएफ गई थी, तो एसटीएफ भी पुलिस ही है ना, पुलिस का ही वो एक अलग ग्रुप बना दिया गया है। सब लोग वही है, यूपी पुलिस ही है, लेकिन एक अलग से स्पेशल ग्रुप बना दिया जाता है कि आपको मतलब जो गंभीर कुछ मामले हैं आतंकवादियों से संबंधित या बड़े बड़े अपराधियों से संबंधित, तो उसको नॉर्मल मतलब जो अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, ईमानदार टाइप के होते हैं, है ना, जिनका निशाना बढ़िया होता है, वैसे लोगों को चुन के सब ग्रुप में रखा जाता है। अब ऐसा सिपाही को रख दीजिए, ऐसा पुलिस को रख दीजिए, को सिकाना निशाना ठीक जगह पर लगता ही नहीं हो तो गड़बड़ा देगा सारा काम, है कि नहीं। तो वहां पे उसको रखा गया है। हालांकि देखिए, एक 2014 के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है कि अगर कोई भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का मामला होता है ना, एनकाउंटर हम लोग कह लेते हैं, लेकिन सामान्यतः संवैधानिक भाषा है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, है ना। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का जो मामला है, तो इसका जुडिशियल जांच होता ही है ना, तो होगा जांच, है ना, सब चीज का। और ये मतलब रूल ही है, कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अगर कोई भी एनकाउंटर होता है, भले ही वो सही एनकाउंटर है, फिर भी उसका मजिस्ट्रियल जांच होगा ही होगा। जांच होगा, जांच में रिपोर्ट्स आएगा। हाँ, नहीं तो वो सस्पेंड कल वाले मामले में हुआ है, उधर में नहीं हुआ है। हाँ, कल वाले में, तो कल वाले में तो होना ही था। असद वाले मामले में कोई सस्पेंड नहीं हुआ है, सब ठीक है, वहां उधर कोई गड़बड़ी नहीं है। कल गड़बड़ी हुई है क्योंकि कल पुलिस की उपस्थिति में कोई दूसरा आदमी आकर के मार देता है, ये ठीक बात नहीं है ना। ये कल जो भी हुआ वो पुलिस की उपस्थिति में हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, है ना, क्योंकि वो जा रहा था वहां पे, तो वहां पे मतलब ये हुआ कि जो अपराधी है वो पुलिस से डर नहीं रहा, इसका मतलब तब ना पुलिस के बीच में आकर के वो उसको मार दिया, है ना। तो और बिल्कुल सारा चीज रिकॉर्ड हो रहा था, कैमरा था, पता था कि बचने का कोई संभावना नहीं है, फिर भी आकर के वहां मार करके सरेंडर कर गए, है ना। सब नए नए लड़के हैं, है ना, सब नए नए लोग हैं, 22-23 साल के लोग हैं, है ना, जो ये अपराध जमा किए हैं। खैर, लेकिन ये सब चीज को समझना है, कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ देकर इसका सब चीज को समझना है, क्योंकि यहां से सवाल आपको पूछे जाएंगे, है ना। जब विकास दुबे एनकाउंटर हुआ था, तो विकास दुबे एनकाउंटर के टाइम पर जब यूपी पीसीएस का इंटरव्यू हुआ था, जो अभी रिजल्ट सब बहुत सारा आया हुआ है यूपी पीसीएस का, अभी कुछ दिन पहले, उसमें लगभग हर बोर्ड ने उस एनकाउंटर के बारे में सवाल पूछा था, है ना। जो लोग इंटरव्यू देने गए थे उनसे उस एनकाउंटर के बारे में सवाल पूछा था। तो एक बैलेंस आंसर आपके पास होना चाहिए इन सभी चीजों पर, है ना ही आप बहुत ज्यादा इसके विरोध में जाके खड़े हो सकते हैं और ना ही बहुत ज्यादा आप समर्थन में जाके खड़े हो सकते हैं, है ना। मध्यम मार्गी बीच का रास्ता आपके लिए ठीक होगा, क्योंकि अगर आप बहुत खिलाफ में चले जाते हैं तो अल्टीमेट आप तो इसी सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। आपके ऊपर अगर कोई रिवॉल्वर तान के खड़ा हो जाएगा तो आप क्या उसमें प्रोसीजर फॉलो करिएगा? उसमें आप इंतजार करिएगा नहीं, पहले पकड़ते हैं, पहले इसको हथकड़ी लगाते हैं, फिर इसको कोर्ट में ले जाएंगे, फिर कोर्ट इसको जेल भेजेगा, तब तक आपका हो जाएगा काम तमाम, है ना। तो कुछ तो आपको वो समझना पड़ेगा कि एट द टाइम, एट द सिचुएशन आपको क्या डिसीजंस लेने हैं, है ना। परिस्थितियां अगर अनुकूल है, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। ऐसे तेलंगाना में जो एनकाउंटर हुआ था वो फेक साबित हो गया, है ना। कमीशन बना था जस्टिस सिरपुरकर आयोग, है ना, सिरपुरकर आयोग ने उसमें फेक कर दिया। उसमें जो जितने लोग थे सब पर मर्डर का मुकदमा चल रहा है, लोग सस्पेंड है ना, जबकि वहां पे जनता ने खूब सपोर्ट किया था। लेकिन रूल ऑफ लॉ है देश में, विधि का शासन है। अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये एनकाउंटर फेक है, गलत तरीके से किया गया है,
तब तो कार्रवाई होगी, फिर कोई बचेगा नहीं। खैर, तो जैसे कि ऐसा कोई घटना दुर्घटना होता है, तो जैसे अभी कल ही का जो घटना है, अगर पार्लियामेंट चलेगी तो हो सकता है, या चल रही होती तो तुरंत सवाल पूछा जाता सरकार से, है ना। भले वो सेंट्रल की गवर्नमेंट है, लेकिन लोग चर्चा कर लेते वहां पर कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा यूपी में, है ना, क्यों इस प्रकार की घटना घटी। तो बिना नोटिस के अगर आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है सरकार से, तो समझिए कि शून्यकाल में पूछा जाएगा। और शून्यकाल में बिना नोटिस का जो सवाल पूछा जाएगा वो आपको मतलब कुछ भी इस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके से, मतलब कि जो आज घटा है या कल घटा है, 2-3 दिन घटा है, तो ऐसा कोई सवाल आपसे तुरंत पूछा जा सकता है, वो शून्यकाल में पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है, जो दूसरा जो सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट 2 से 6 वाला, इसमें होता है चर्चा और इसमें लाया जाता है प्रस्ताव, ठीक है, डिस्कशन एंड प्रपोजल 2 से 6 वाला में। देखिए, पहला आवर केवल क्वेश्चन का है, सेकेंड आवर जो है वो चर्चा और प्रस्ताव का है, ठीक है। तो इसमें चर्चा और प्रस्ताव, कोई भी बिल भी लाना होता है तो वो इसी टाइम में आता है, ठीक है, क्योंकि पहला स्लॉट तो बुक है सब, ठीक है। तो इसमें होता है चर्चा और प्रस्ताव, डिस्कशन और प्रपोजल्स का जो काम है वो इस सेक्शन में किया जाता है। ओके, क्लियर है? यहां तक मेरे को दिक्कत, कोई समस्या है ना? चलिए इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, यहां तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है।